हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में आपके हिंदी गद्य का शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जाता है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य में, उसका ये मॉडल पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट आज के सभी क्वेश्चन हैं क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और कहीं कहीं पर तो स्टार्ट भी हो गए हैं, और मैं लगातार आप लोगों के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ। आप लोग अपने सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो गबन उपन्यास है उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और ये एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। तो प्रकाशन डेट याद रखिएगा 1928 में, और इसकी जो विधा है वो उपन्यास है और इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वापसी कहानी की लेखिका का नाम बताइए। वापसी ये कहानी है हिंदी की, तो इसकी लेखिका कौन है। जब लेखिका आ जाए तो समझ जाएगा कि फीमेल, क्योंकि लेखक मेल के लिए होता है। तो वापसी कहानी की जो लेखिका है वो है उषा प्रियमबदा। तो उषा प्रियमबदा राइटर है वापसी कहानी की। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम लिखिए। देखिए, एग्जाम में ना इस तरह से अक्सर पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र की 2 कहानियों के नाम लिख दीजिए, तो किन्हीं भी 2 कहानियों को आप याद रखेंगे। देखिए, पहली है समर यात्रा, दूसरी प्रेम गंगा। तो आप इन 2 कहानी को याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, कूटज निबंध के लेखक कौन है। कूटज निबंध, अब इस को किसने लिखा है, कूटज निबंध को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसके राइटर कौन हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। अब देखिए, अगला है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम आपकी क्लास कर रहे थे हिंदी गद्य की, तब हमने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा हुआ है। पूरा नोट्स भी आपके अपलोड है मेरे चैनल पे। जब हमने उपन्यास वाले टॉपिक को पढ़ा था तभी हमने आपको बता दिया था कि मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी के उपन्यास का सम्राट बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको बहुत आगे बढ़ाया। तो याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास के सम्राट हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद्र के जो उपन्यास हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके उपन्यास एग्जाम में एकदम जरूर पूछे जाते हैं। तो इनके किन्हीं 4 उपन्यास देखिए, निर्मला ये भी इनका एक उपन्यास है, वरदान भी इनका एक उपन्यास है, रंगभूमि, सेवा सदन और गोदान, ये सभी इनके उपन्यास हैं। देखिए, अभी मैंने आपको 5 उपन्यास बता दिए, आप इनको याद रखिएगा, सभी बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे इनके उपन्यास हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि जुलूस रुका है कृति की विधा एवं लेखक का नाम बताइए। अब आपको ये बताना है कि जुलूस रुका है किसने लिखा है और ये हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। तो जुलूस रुका है ये विवेक राय के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो विधा है वो रिपोतार्ज है, और रिपोतार्ज क्या होता है हमने उसको भी पढ़ा हुआ है। एक एक विधा को हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। हिंदी की जितनी भी महत्वपूर्ण विधा है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, हमने सबको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अब देखिए, अगला है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 4 नाटकों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, इनके किन्हीं 4 नाटक, जयशंकर प्रसाद को भी आप लोग जैसे कि जानते हैं, बहुत ही फेमस ये हिंदी के लेखक और कवि दोनों हैं। तो इनके जो 4 नाटक हैं उनमें से एक अजात शत्रु, विशाख, एक घूट और कामना, ये सभी इनके नाटक हैं, इनको याद रखिएगा।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कब और कहाँ पैदा हुए। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूनी घाटी का सूरज कृति की विधा और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे और रहेगा और। तो सूनी घाटी जो का सूरज जो है ये कौन सी विधा में लिखा गया है और इसके लेखक कौन से हैं? तो देखिए, सूनी घाटी का जो सूरज है ये उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, यानी इसको लिखा किसने है? श्रीलाल शुक्ल ने। और ये हिंदी की जो विधा है वो उपन्यास है। अगला देखिए, अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वेरी शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए, आपका अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे भी ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न है आपका, राहुल सांकृत्यायन का बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। और देखिए, जब इन्होंने बौद्ध धर्म में आस्था होने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया था, तो उससे पहले तो इनका नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने अकॉर्डिंग हिंदी की जो पहली कहानी है वो किसको मानते हैं? तो सारी चीजें हमने पढ़ी थी जब हम आपका क्लास कर रहे थे, तो एक एक चीज को पढ़ा हुआ है। अगर आप पूरी क्लास कर लेंगे ना तो फिर एग्जाम में आने वाले छोटे बड़े या फिर ऑब्जेक्टिव्स टाइप आपके पेपर आते हो तो आप सभी को कर लेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सरस्वती में प्रकाशित किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। सरस्वती एक पत्रिका जिसमें प्रकाशित हुई थी इंदुमती कहानी। इंदुमती एक हिंदी की कहानी है जिसको लिखा है किशोरलाल गोस्वामी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अनुसार बताया कि हिंदी की पहली कहानी किशोरलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई इंदुमती है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं? कृति की विधा और लेखक का नाम बताइए। अब इसके लेखक कौन है और ये कौन सी विधा है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथा है। और आत्मकथा तो आपको पता है ना, जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवनी का वर्णन करता है अपने हाथों से, तो ये एक आत्मकथा है। और इसके राइटर कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपन्यास से आप क्या समझते हैं? अब आप बताइए उपन्यास क्या है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि उपन्यास क्या है, तो इस तरह से भी ये पूछ सकता है। देखिए, उपन्यास उप तथा न्यास इन दो शब्दों के योग द्वारा निर्मित हुआ है, यानी कि इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है स्थापन। उपन्यास में मानव जीवन का ही चित्रण किया जाता है, जिसे पढ़कर मानव जीवन को समझने बूझने का ज्ञान प्राप्त करता है। उपन्यास अंग्रेजी के नावल का पर्यायवाची है। आप नावल से तो समझ रहे होंगे कि इसमें मानव के ही जीवन का वर्णन किया जाता है। और जैसा कि मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास को ना मानव जीवन के बहुत नजदीक कर दिया। उन्होंने अपने उपन्यासों में मानव जीवन का इतना नजदीकी से चित्रण किया है कि इसी कारण उनको उपन्यास का सम्राट कहा जाने लगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि जीवनी और आत्मकथा क्या है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, जीवनी और आत्मकथा ना एक दूसरे से बहुत डिफर है। चीजें ना सेम है लगभग, मगर डिफरेंस इनमें बनता है। और वो डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं या फिर उसका पूरे जीवन का ही वर्णन किया जाता है। और कौन करता है? कोई अदर व्यक्ति। जबकि आत्मकथा, आत्म का मतलब क्या होता है? आत्मकथा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर हम ऑटोबायोग्राफी को अलग देखें तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बायो मतलब लाइफ
ग्राफी मतलब रिटेन, रिटन यानी कि सेल्फ लाइफ रिटन यानी अपनी जीवनी को अपने हाथों से लिखना, उसी को हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। और आत्मकथा में लेखक स्वयं यानी खुद से अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है, यानी कि अपने जीवन की यात्राओं का, घटनाओं का, अपने पूरी जीवनी में सक्सेस फेल सारी चीज़ों का, हर महत्वपूर्ण घटनाओं का। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि जीवनी में किसी महापुरुष या व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है और कोई अन्य व्यक्ति करता है, और आत्मकथा में कोई भी महापुरुष या व्यक्ति अपने जीवन को अपने हाथों से लिखता है। अब देखिए अगला है डायरी विधा क्या है। अब इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए जितनी भी ये विधा आ रही है ना, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, सारी चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में। ये होता क्या है? देखिए गद्य साहित्य अनेक नवीन विधाओं की ही डायरी की एक अधुनातम गद्य विधा है। डायरी विधा के अंतर्गत प्रतिदिन की घटनाओं अथवा कार्य व्यापारों की विधिवत लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि डायरी एक ऐसी विधा होती है जिसमें डेली लाइफ को लिखा जाता है, अपने डेली लाइफ में होने वाली घटनाओं को, किसी कार्य को, या फिर व्यापार में भी डायरी का यूज़ किया जाता है। जिससे व्यापारी क्या होता है कि अपने डे टू डे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है डेट बाय डेट, यानी कि डेट के साथ, डे के साथ। इस प्रकार यह कहा जाता है कि डायरी प्रतिदिन के कार्य व्यापारों एवं घटित घटनाओं का व्यवस्थित विवरण है। यानी कि इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डायरी क्या है, डेली लाइफ में एकदम प्रतिदिन सभी कार्य या व्यापार या किसी भी घटनाओं का एक व्यवस्थित विवरण होता है। क्योंकि डायरी में अगर आप उठा कर देखें तो डे बाय डे, डेट बाय डेट आपको सारी चीज़ों का विवरण मिलेगा, एकदम डेट के साथ मिलेगा कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। व्यापार है तो कब कितना माल बेचा, कितना खरीदा, कितना खर्च हुआ, कितना आया पैसा, सारी चीज़ों का विवरण मिलता है। तो वही डायरी होती है, और डायरी ने हिंदी गद्य की एक नई विधा है। अब देखिए अगला है कलम का सिपाही नाम से कौन प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा आपके पेपर में। देखिए कि कलम का सिपाही इस नाम से कौन प्रसिद्ध है, किसको कलम का सिपाही कहा जाता है। तो देखिए पहले थोड़ा समझते हैं कि कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है। किसके द्वारा लिखित एक जीवनी है? अमृत राय के द्वारा लिखित एक जीवनी है कलम का सिपाही, जो सन 1962 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन डेट याद रखिएगा 1962 में। इस रचना में कलम का सिपाही वाक्य का प्रयोग विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया है। और ये जो रचना है इसके अंदर कलम का सिपाही शब्द का यूज प्रेमचंद्र के लिए किया गया है कि प्रेमचंद्र क्या है, कलम के सिपाही हैं। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? याद रखिए मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो नाटक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो ये दो लिख दीजिएगा। अब देखिए अगला है, वापसी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो वापसी ये जो कहानी है ये अगस्त 1960 ईस्वी में नई कहानियां पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नई कहानियां एक पत्रिका थी, और उसी पत्रिका में वापसी कहानी जो वापसी है प्रकाशित हुई थी। कब? 1960 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिए। और याद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस पढ़कर देखकर ही समझ में आ गया होगा वीडियो कि किस तरह से आपको अपने आंसर लिखने हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे।